हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। क्या देख रहे हैं आप? ये दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज ये हमारा सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। ये वक्त बहुत कठिन है। हम और आप अभी कठिन हालात से गुजर रहे हैं। एक तरफ महामारी का खतरा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छी खबर जरूर आई है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। दूसरी तरफ महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से चक्का जाम है। देश पर आर्थिक महामारी का भी खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त लोगों को कोरोना का डर तो सता ही रहा है। लॉकडाउन के बाद के हालात को लेकर भी सब डरे हुए हैं। नौकरियों को लेकर बहुत चिंता है लोगों में। कारोबार में मंदी का बहुत बड़ा डर है। कोई ये सोच रहा है कि हाउसिंग लोन की ईएमआई कैसे चुकाएंगे, तो कोई बच्चों की स्कूल फीस को लेकर डरा हुआ है। और इस वक्त में आज आरबीआई 1 लाख करोड़ का नया पैकेज लेकर आया है। मकसद क्या है, इसे समझिए आप। किसानों, कारोबारियों और घर कर्ज लेने वालों को राहत पहुंचाना है। आरबीआई ने आज आईएमएफ के हवाले से उम्मीद जताई है कि इस साल जीडीपी की रफ्तार भले ही कम हो जाए, लेकिन अगले साल से अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन क्या इससे वाकई देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? नौकरी को लेकर लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी? कारोबार डूबने का खतरा खत्म हो जाएगा? या फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, थोड़ा है, बहुत सारे की जरूरत है? आज सीधा सवाल में ये सारे सवाल पूछेंगे। और देखिए, ये बहस इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सरकार आपके खाते में आकर पैसा डाले। ये पैसा कहीं और से भी घूम फिर कर आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वो कैसे होगा, आज इसी पर होगी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट। कोरोना काल में इकोनॉमी को आरबीआई का बूस्टर डोज। मंदी से निपटने के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. आरबीआई के ऐलान से बाजार में कैश बढ़ेगा। किसानों, कारोबारियों को कर्ज में आसानी। जो तीनों कदम आरबीआई ने उठाए हैं वो यही है कि मजदूर, किसान और लघु उद्योगपतियों को जो है वो प्रोत्साहन मिले, उनको आगे बढ़ने की क्षमता उनमें आए और उनके पास संसाधन ज़्यादा हों और कम लागत पर संसाधन हों। आरबीआई के कदम को पीएम मोदी ने फायदेमंद बताया। आरबीआई के ऐलान से बाजार में कैश बढ़ेगा। आरबीआई के कदम से छोटे उद्योग, किसान, गरीबों को मदद मिलेगी। आरबीआई के कदम से राज्यों को भी मदद मिलेगी। ये दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और इस पर बहस करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहती हूं। सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सांसद है बीजेपी के। हमारे साथ गौरव वल्लभ साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ महेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीएमडी हैं कैंट आरओ के। सुनील अलख आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एमडी हैं एसकेए एडवाइजर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ सीएमडी जुड़े हैं कैंट आरओ के, उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। महेश गुप्ता जी, आरबीआई ने आज जो ऐलान किया है, अगर मैं आसान शब्दों में आपसे पूछना चाहूं तो ये ऐलान बहुत शानदार था, इसी की जरूरत थी, या ये बहुत थोड़ा है, बहुत सारे की जरूरत है? मैं ये कहूँगा कि अच्छा है ऐलान। 1 लाख करोड़ की अपने को बेनिफिट मिला है, पैसा बाजार में आएगा, लेकिन अगर उसको सम अप करूँ तो बहुत थोड़ा है। क्योंकि जो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरा नुकसान अभी जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये बीमारी चालू है और कितने दिन चलेगी ये मालूम नहीं है। और अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो इसका एस्टिमेटेड लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन कुछ राहत आई है तो ये खुशी की बात है। कुछ राहत है और ये खुशी की बात है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ऊंट के मुंह में जीरा कहें इसे,
या फिर अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ऐसी चीज की जरूरत थी? एक किक स्टार्ट तो चाहिए। देखिए, मैं कहूंगा ये ऊंट है या मगरमच्छ का मुंह है, अभी तो ये कहना ही मुश्किल है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि ये कितनी बड़ी समस्या आने वाली है, इसका कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमान अभी से नहीं लगा सकता, इसके क्या क्या आर्थिक प्रभाव होंगे। इसलिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस स्थिति की हर गति पर नजर रखे हुए है और जब जैसी आवश्यकता होगी कदम उठाते रहेंगे। जैसे आपको ध्यान हो, अभी 15 दिन पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया था। आज यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि गरीब लोगों को, मध्यम और जो लघु उद्योग के उद्यमी हैं उनको आवश्यकता है। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी उपलब्ध रहे, यानी नगद धनराशि उपलब्ध रहे। इसीलिए आज आरबीआई ने ये स्टेप उठाए, चाहे रिवर्स रेपो रेट कम करना हो अथवा नाबार्ड और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मध्यम और लघु उद्योगों को मदद करने के लिए व्यवस्था। अच्छा सुधांशु जी, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है गौरव वल्लभ आप इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे पर्सनली इस बात की जानकारी है। क्या आपको लगता है जो आरबीआई ने आज जानकारी दी है या जो ऐलान किए हैं वो काफी हैं? और अभी मुझे अच्छा लगा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ये ऊंट नहीं है, ये मगरमच्छ है। बात तो सही है, हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां थोड़ा थोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या ये है कि रिजर्व बैंक जो गौरव भाई, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अभी बेहतर है, बेहतर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्व बैंक जो एक्शन ले रहा है, इनफैक्ट कोविड के रिलेशन में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने नाबार्ड को, सिडबी को, नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ ज्यादा दे दिया ताकि बाजार में कैश उपलब्ध हो। पर रूबिका जी, आपको लगता है कि आज के इस हालात में हम इनके पास जाके लोन लेंगे? यहाँ पे लोन लेने की कोई लोन लेने आएगा जब उसका फायदा मिलेगा ना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफ्यूज स्टेटमेंट है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। नंबर एक उदाहरण, एक तरफ तो आपने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी, इसका मतलब आप चाहते हो कि बैंक में लोगों के बैंक के पास नकदी रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम रीफाइनेंस दे रहे हैं। नकदी की समस्या नहीं है, समस्या डिमांड है। जो क्रेडिट की डिमांड है, कौन लोन लेने जाएगा? कोई बिजनेस यहाँ से दो बहुत बिजनेस के जा। गौरव भाई, मैं कोशिश करती हूँ आपकी आवाज़ ठीक हो जाए, लेकिन जितना हम समझ पाए आप ये कह रहे हैं कि कोविड-19 से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप लिंक नहीं कर पाए, इसलिए कोविड-19 से इसका कोई वास्ता नहीं है। हमारे साथ अलग साहब भी जुड़ ही चुके हैं। सुनील साहब, मैं चाहती हूँ आप दोनों चीज़ों का जवाब दें, गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं उसका भी और आरबीआई ने जो ऐलान किया उसका भी। देखिए, आज जो आरबीआई ने कहा था, इट इज, आपके दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि इकोनॉमिस्ट समझ जाएंगे कि जो कर रहे हैं। आरबीआई ने गाइडेंस दिया है बेसिकली, और उन्होंने पैसे बैंकों को दे दिया है एंड दे आर लुकिंग आफ्टर नाबार्ड कि जाके तुम एमएसएमईज को दो, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने रियल एस्टेट को सब पैसे दे दिए हैं। हाँ। अब इम्प्लीमेंटेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और इन एसोसिएशंस के हाथ में है। अगर आरबीआई कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड पॉलिसी, उन्होंने सबको पैसे दे दिए थे, लिक्विडिटी उन्होंने कर दी है, उन्होंने बता दिया है कि देखो हमारा देश काफी दुनिया में अच्छा है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि मेरे पास एक साल के लिए इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर कोई भी नहीं आए मेरे साथ। सबको उन्होंने पैसे दे दिए हैं। अब एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो आरबीआई के हाथ में तो है ही नहीं ना। तो आप आरबीआई को क्रिटिसाइज मत करिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको इंतजार करना है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसे दे दिए कि आप जाके खर्च कीजिए, आप लोगों को दीजिए, खाना दीजिए, जिनको वर्कर्स हैं सबको उन्होंने बता दिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 1-2 दिन में करेगी कि नहीं, वो देखना है मुझे। तो आप क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हैं आरबीआई को, मुझे मालूम नहीं है। गौरव वल्लभ इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने कहा कि अब जो गेंद है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के पाले में है। आरबीआई को जो करना था वो कर दिया। सुधांशु जी इस पर रोशनी डाल पाएंगे? स्टेट्स को भी, एंड स्टेट बैंक्स आल्सो। ऑलराइट सुधांशु जी, इट्स नॉट जस्ट सेंट्रल। देखिए, जो नगद की उपस्थिति बैंकों में होनी चाहिए वो सिर्फ लोन लेने के लिए नहीं,
गौरव वल्लभ जी ने जो यह कहने का प्रयास किया, माननीय बात है, इस समय कोई नई इंडस्ट्री लगाने की स्थिति नहीं, परंतु जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको जिस प्रकार की छूट देनी होगी उसके लिए पर्याप्त नगद यानी लिक्विडिटी बैंकों पे होनी चाहिए। दूसरा, इस परिस्थिति में अक्सर लोग बैंक से पैसा ज्यादा निकालते हैं, तो उस स्थिति में भी अब जैसे जो लोग अपने घर को जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र है, अभी हमारा डिजिटाइजेशन उतना नहीं हुआ है, तो बहुत से लोग बैंक से कैश पैसा ज्यादा निकालते हैं। इसीलिए आरबीआई ने कहा 91% एटीएम काम कर रहे हैं। इसलिए भी लिक्विडिटी बैंक के पास रहनी चाहिए। यदि यह समस्या लंबी चलती है कई महीनों तक और लोगों को और लिक्विडिटी और कैश की जरूरत रहती है, तो बैंकों के सामने किसी भी प्रकार के लिक्विडिटी की यानी कैश के भुगतान की कोई समस्या न है। सुधांशु जी प्लीज, मैं इस चीज को अब थोड़ा तोड़ के समझना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हर एक आदमी, आप उद्योगों की बात कीजिए, वो महेश जी भी यहाँ पर है और सुनील साहब भी इधर है। मैं एक आम व्यूअर के लिहाज से और एक आम आदमी के लिहाज से समझना चाहती हूँ कि भाई आपका चक्का नहीं चलेगा, आपके पास अगर डिमांड और सप्लाई इन दोनों के बीच तालमेल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा तो कंपनियां आपको नौकरियों से निकाल देगी, नौकरियों से निकालेगी तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक दुखी जीवन जीने के लिए लाचार हो जाएंगे। मैं आना चाह रही हूँ आम आदमी की तरफ, नौकरियां जो जा रही है वो क्या बता रहा है, और ये जो आज आपने ऐलान या आरबीआई ने ऐलान किया है उससे मेरे व्यूअर की, आम आदमी की नौकरी बच जाएगी क्या? मुझे आसान भाषा में समझाइए। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, जब कोई कार्य नहीं होगा तो नौकरी की स्थिति यथावत तो नहीं रह सकती। केवल यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नौकरी न होने की स्थिति में भी एक निश्चित स्तर की सुविधाएं लोगों तक पहुंचती रहे, निश्चित स्तर की आर्थिक मदद और निश्चित स्तर की जीवन उपयोगी वस्तुएं पहुंचती रहे। इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। जहां तक जो लोग ऑफिशियली नौकरी में, उनके लिए सरकार ने कहा है कि भाई उन लोगों को तनख्वाह दी जाए और उनके लिए किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए, परंतु बहुत सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर है उसके लिए कहां से धन आएगा? चाहे उसके लिए 2000 रुपए भी अकाउंट में डाले गए या 500 रुपए करके 15 दिन में दिए जा रहे हैं, अथवा उज्ज्वला योजना में 3 महीने के लिए गैस मुफ्त दी जा रही है, उसके लिए भी तो लिक्विडिटी बैंक में चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो उसका पेमेंट होता ही अर्थव्यवस्था। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ने व्यवस्था की। हाँ, गौरव वल्लभ, सरकार ने पूरी व्यवस्था की। आपकी आवाज में आज बड़ी दिक्कत है गौरव, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे कैमरा पर्सन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितने भी हमारे मेहमान हैं उन तक दिक्कत है कि वो सब जो हैं वो खुद अपने कैमरा पर्सन बने हुए हैं, वो खुद अपनी फ्रेम सेट कर रहे हैं, चाहे वो सुधांशु जी हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो सुनील अलग हो, चाहे वो हमारे साथ जो कैंट आरू के सीएमडी बैठे हैं महेश गुप्ता जी वो हो। तो आजकल हम सब जो हैं अलग अलग किरदार में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। गौरव जी बात जारी रखिए। तो रूबिका जी, मैं ये कह रहा था कि लिक्विडिटी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि क्रेडिट की डिमांड कैसे क्रिएट की जाए। अच्छा। तरलता की समस्या नहीं है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि कौन जाके लोन लेगा। अगर उद्योगों में क्या डिमांड है क्या क्रेडिट की, तो ये रिजर्व बैंक का नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन था, जो बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इंटरफेरेंस कर रहा है। दूसरी बात रूबिका जी, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक हमेशा अपनी जीडीपी का फोरकास्ट करता है। अभी कोविड के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, क्यों नहीं जीडीपी का फोरकास्ट कर रहा? जो भी है बताए ना देश को कि 0% रहेगी, 1% रहेगी, 1.5 रहेगी, कितनी रहेगी, -1 रहेगी, बताए देश को। तीसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शन ना करे अपने स्टेटमेंट में। एक तरफ बोल रहे हैं कि तरलता नहीं है इसलिए हम तरलता दे रहे हैं, दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट की ब्याज दर को कम करके बोल रहे हैं कि हम तरलता को बाहर लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूज स्टेज ऑफ माइंड है। चाहूंगा रिजर्व बैंक सोचे कि वो इसको क्या कर क्या रहे वो। आर यू श्योर गौरव वल्लभ कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करके और ये बात अपनी रख रहे हैं सामने? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई अपनी तरफ से ये हमेशा प्रेडिक्शन करता है, आईएमएफ का जिक्र तो उन्होंने किया ही है, भारत का 1.9% से 7.4% बताया ही है, एंड नॉट जस्ट भारत, अमेरिका, चीन, जापान, इन सब का भी जिक्र हुआ है।
मैं चाहती हूँ रूबिका जी, आपकी रिजर्व बातों का बैंक जवाब दे, फिर हम इस पर बात करेंगे। हाँ, रूबिका जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF के आंकड़े जारी नहीं करता है। नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आंकड़े जारी करता है, Got it, sir. ग्रोथ प्रोजेक्शंस देता है। Okay, सुनील IMF अलग। का एजेंट नहीं है रिजर्व बैंक। देखिए जो मैं कह रहा था कि देखो जब प्राइम मिनिस्टर ने बैंक बैलेंसेस सबको बैंक अकाउंट खोला था तो सब लोग चिल्ला रहे थे। अब जब बैंक अकाउंट खुल गए हैं तो पैसे देंगे ना, तो आप एक दिन भी नहीं इंतजार कर रहे हो फॉर फाइनेंशियल स्टिमुलस। अब सब जो आरबीआई कह रहा है, जो गवर्नमेंट कह रहा है, सब एक ही दिन में आप हजम करोगे क्या? आज आरबीआई ने कहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं दे रहा हूं सबको दिया उन्होंने कि भाई अब आप इस्तेमाल करिए। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नाबार्ड हो, रियल एस्टेट हो, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए उन्होंने पैसे दे दिए। अब एक दो दिन आप वेट करिए ना। आरबीआई कैन नॉट गिव फाइनेंशियल स्टिमुलस। आप जो पॉइंट रेस कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। अब आप गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक दो दिन इंतजार करिए कि ये पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, स्टिमुलस कैसे देंगे। और अगर अब इंडस्ट्री को स्टिमुलस आज दे देते हैं, मेरे ख्याल आप वेस्ट करोगे सारे पैसा। इंडस्ट्री को स्टिमुलस अगले महीने आएगा। पहले तो आप ब्लू वर्कर को दीजिए, जो ब्लू कॉलर वर्कर है उनके हाथ में पैसे दीजिए ना, उनको खाना चाहिए। हमको स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि देखिए जो आप घर जा रहे थे आप रोको, क्योंकि एक बार वो घर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। आप इंडस्ट्री कैसे खोलेंगे? सुनील जी, ये बात जब बाकी यहाँ पर चाहे वो अमूल इंडिया के हेड जुड़े हो हमारे साथ या मैनकाइंड फार्मा के CMD जुड़े हों, उन सब ने ये बात कही थी कि आपको, और आपने भी मेरे ख्याल से, कि गांव में ज्यादा पैसा देना होगा। अगर गांव वालों के हाथ में ग्रामीण इलाकों में पैसा आया तो वो खर्च करेंगे। और क्या आपको आरबीआई के इस ऐलान से ऐसा लग रहा है? अब आरबीआई ने तो सबको पैसे दे दिए ना, वो आरबीआई और कितना करेगी? उन्होंने गाइडेंस तो दे दिया सबको कि भाई साहब ये है सब पैसे, अब आप डिस्ट्रीब्यूट करिए ना। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आप एक दिन इंतजार कीजिए, अगर एक दो दिन में नहीं किया उन्होंने तो फिर वी कैन हैव अनदर डिबेट कि भाई आप, आरबीआई ने तो पैसे दे दिए। आरबीआई का रोल क्या है भाई साहब? वो गाइडेंस देते हैं और सबको पैसे देते हैं। उन्होंने लिक्विडिटी इंश्योर की है। जिनसे आप बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ, वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया है जो कनेक्शन हमारे साथ था। मैं चाहती हूँ आप उनको फोन लाइन पर ले लीजिए। मेरे दर्शक जानते हैं कि गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना उन्हें फोन लाइन पर ले लिया जाए। तब तक महेश गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, एक उद्योगपति होने के नाते, एक CMD होने के नाते, आरबीआई ने अपना काम कर लिया। सुनील साहब कह रहे हैं अब गवर्नमेंट को अपना काम करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। अब एक उद्योगपति की विडंबना देखिए, 40 दिन से लॉकआउट होने वाला है, उसके आगे जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता है। बट इस बीच उसके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे लोगों की तनख्वाह देना, जैसे ब्याज देना जो उसने लोन लिया हुआ है, उसको किराया देना, वो उसका फिक्स है, उसका रेवेन्यू जीरो है। तो ये भार हर उद्योगपति के ऊपर आने वाला है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हर एक आदमी सोच रहा है कि तनख्वाह कहाँ से लाएं और लोगों को कैसे बरकरार रखें। एक बात। दूसरी बात देखनी पड़ेगी, जब खुलेगा तो एकदम से रेवेन्यू आना शुरू नहीं होगा। पहले तो प्रोडक्शन में तकलीफ आएगी, क्योंकि अभी तक वर्कर मिल नहीं पाएंगे, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पूरा मिलेगा नहीं, उसको नॉर्मल होते होते महीना 2 महीना लग सकता है। फिर तीसरी प्रॉब्लम आएगी, जब आप माल बेचने जाएंगे तो कंज्यूमर की डिमांड अभी लो रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने खर्चे कर चुका है, तो हर चीज़ में थोड़ी बहुत कटौती वो करेगा। तो उद्योग में ट्रिपल मार मरने वाली है, ये जो मैंने आपको समझाया। तो इस सब चीज़ को पूरा करने के लिए सारी जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 14 से 16 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज सरकार से रिक्वेस्ट करी है, जिसके अंदर सैलरी सपोर्ट मांगा है। यूनाइटेड किंगडम ने तो, यूके ने तो 80% सैलरी सपोर्ट हर आदमी का सरकार के थ्रू दिया है। हमारी सरकार हमको क्या देगी ये अभी मालूम नहीं है। ये कल हमने सुना था कि फाइनेंस मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, और उसके बेस पे क्या पैकेज आता है इंडस्ट्री के लिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके, आप महेश जी, मुझे लगता है जितना आसान शब्दों में आपने इन तकलीफों को समझाया है, वो आज हर व्यूअर उससे रिलेट कर पा रहा है। सुधांशु जी, आप समझ रहे हैं, मतलब ये बात सच है। एक उद्योगपति जो है वो भले ही लॉकडाउन में घर पर है, लेकिन उसे तनख्वाह देनी है, उसके पास प्रॉफिट नहीं है, उसके पास कोई मार्जिन नहीं है, अभी 3-4 महीने और आगे देखना होगा। ये बड़ी विकट परिस्थिति है। बिल्कुल आपने सही कहा। वही मुझे इस विषय में थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे
अर्थव्यवस्था के जानकार होकर गौरव वल्लभ जी कैसे डिमांड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में डिमांड कहां से बढ़ेगी? अभी पता नहीं कितने दिन रहेगा, किस स्वरूप में रहेगा। आज स्थिति यह है कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं, G7 के सारे कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव में है। टॉप 7 रिचेस्ट कंट्रीज, टॉप 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिमांड सप्लाई वाला तो इशू ही खत्म हो गया। वो इकोनॉमी का सिद्धांत चला गया। आज तो सिर्फ सप्लाई करनी है। आपको डिमांड की के बारे में असेस नहीं करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सिर्फ सप्लाई करनी है। जो गरीब लोग हैं उनको सिर्फ धन के, आपको अन्न की सप्लाई करनी है। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा, जो लोग सैलरीड हैं उनको कैसे गवर्नमेंट, देखिए बिजनेसमैन एक लिमिट तक ही तो दे पाएगा ना। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई अर्निंग नहीं हो रही है, सरकार को के सामने वित्तीय संकट है, राज्य सरकारों के सामने वित्तीय संकट है, तो उनको भी सैलरी देने के लिए कोई ना कोई कि आप लोगों से एक राहत पैकेज का डिमांड की गई है। आप राहत पैकेज देने में भारत जो है वो आखिरी पायदान पर क्यों है? ये सवाल कांग्रेस ने भी पूछा है, वो जो 7 सवाल पूछे हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं। ब्रिटेन और अमेरिका में स्थिति जानते क्या है? वहां सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। किसी की नौकरी चली जाएगी तो वहां की सरकार को एक निश्चित स्तर की सैलरी तो उसको देनी पड़ती है। तो इसलिए वो उतनी सैलरी दें अथवा उनको सैलरी का पैकेज दें एग्जिस्टिंग जॉब में रहते हुए। उनके लिए आर्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से उन्हें पैसा देना ही देना है। उनकी स्थिति भिन्न है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां तो सरकारी नौकरी में भी चले जाने के बाद सिर्फ पेंशन का प्रावधान है, वो भी अगर आपने एक निश्चित समय तक नौकरी की हो। प्राइवेट में किसी की नौकरी चली जाए तो कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि यहां पर सरकार को पेमेंट करना है। तो वहां की सरकारें जो कर रही हैं वो अपना रूटीन काम कर रही हैं। यहां की सरकारों को करना है तो अपने रूटीन से बिल्कुल अलग हटकर एक बहुत बड़ी व्यवस्था के तहत करना है। और यहाँ तो 75% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनसे अगर ये पूछा जाए कि उनकी क्या सैलरी थी, क्या जॉब था, क्या जॉब प्रोफाइल था, क्या क्वालिफिकेशन थी, तो बेचारों के पास कोई डिटेल ही नहीं होगा। तो सरकार के लिए चाहने पर सुधांशु जी, अगर आपका लॉजिक ये है कि वहां की सरकारें इस स्थिति को बिल्कुल डिफरेंटली डील कर रही है, तो फिर उनकी गिरती अर्थव्यवस्था से भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं दुनिया भर की कंट्रीज की अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो हमें इस पर भी चर्चा करनी नहीं चाहिए। वो जाने, उनका काम जाने, भारत कैसे डील करेगा ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। सुधांशु जी, आप नहीं समझ पा रही है। हाँ, समझाइए, मैं नहीं समझ एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, मैं बताता हूं। भारत में यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, मान लीजिए उसकी 25,000 रुपए सैलरी है, उसकी नौकरी चली गई, तो सरकार उसको कुछ नहीं देती है। अब उसे नई नौकरी खोजनी है और अपने आप से तनख्वाह पानी है। इंग्लैंड अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन का एक सर्टेन परसेंटेज सैलरी का आपको सरकार से मिलता रहेगा। इसका राहत पैकेज जो आपको इंडस्ट्री को देना है, उससे क्या ताल्लुक है, वो समझाइए ना मुझे। क्या ताल्लुक, मैं बता रहा हूं। अगर किसी की 25,000 की सैलरी थी और नौकरी चली जाने पर सरकार को 15,000 देना है, तो सरकार को यह सूट करता है कि नौकरी रहते हुए सबसे 16-17,000 दे दे, तो उन्हें 2,000 का जोड़ पड़ा। यहां पर 25 के 25,000 देने हैं, तो कहां से सरकार देगी? यह भी एक स्थिति है। उनके पास जितना रिजर्व, ओके सर, उनके पास गौरव वल्लभ सुन लिया आपने सुन लिया। परिस्थिति अलग है, सिचुएशन अलग है। मैं सुधांशु जी की इसमें कोई गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको इस विषय का ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो अच्छे प्रवक्ता है, पर आर्थिक विषय का ज्ञान नहीं है। पर मैं उनको एक छोटे छोटे बिल्कुल साधारण सवाल पूछूंगा। सुधांशु जी, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं हमने तरलता दे दी बैंकों को या एनबीएफसी को या म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। अरे तरलता कोई मांगेगा जब उसको फायदा होगा ना सुधांशु जी। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट की डिमांड नहीं है, आप कह रहे हो मांग नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट मतलब उधार लेने वाले नहीं है। आप कह रहे हो हमने 50,000 करोड़ उनको दे दिए रीफाइनेंसिंग, उससे क्या फायदा हुआ? अच्छा, एक सेकंड गौरव जी, अगर आपकी इतनी ही समझ है, मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड गौरव वल्लभ, प्लीज देन मेक मी अंडरस्टैंड। एक बात समझाइए कि कैसे डील किया जाए। गौरव वल्लभ अगर इस वक्त आरबीआई के गवर्नर होते तो वो क्या काम कर लेते, और आरबीआई के गवर्नर नहीं होते, केंद्र सरकार में होते तो क्या कर लेते? आप मुझे ये बताइए, क्या करते कि बेस्ट होता? ये जो रिजर्व बैंक है, इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर को पैकेज घोषित करना चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का हम पैकेज घोषित करते हैं। उस पैकेज में नंबर 1 तो ये करते कि एमएसएमई सेक्टर की अगले 3 महीने की
सारे एम्प्लॉइज की सैलरी का 75% भारत सरकार वहन करेगी और वो संभव है। मैंने कैलकुलेशन करके सरकार को भेजा। नंबर 2, भारत सरकार को बड़े कॉर्पोरेट के लिए ये करना चाहिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट के लिए, कि कोई भी कॉर्पोरेट में अगले 6 महीने तक टचनी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों की जेब में पैसा रहे। पैसा रहेगा तो इस वायरस को हम ऐसा हराएंगे कि ये जीवन में कभी भारत की तरफ देखेगा भी नहीं। पर अब आप कह रहे आरबीआई कर रहा, अरे आरबीआई का क्षेत्राधिकारी नहीं। ओके, सुनील गौरव वल्लभ ने जो यहाँ पर कैलकुलेशन सुझाई है, जो सजेशन दिया है, ये फीजिबल है, किया जा सकता है? और अगर हाँ तो फिर सरकार क्यों भाग रही है इससे? नहीं, दो चीजें हमको डिसाइड करना है। आज आरबीआई की अनाउंसमेंट के ऊपर पहले बोल लेना चाहिए। उन्होंने ठीक किया कि नहीं? बहुत ठीक किया। उन्होंने कहा कि लोन्स देना चाहिए एनबीएफसी को, 1 साल के लिए उनको रिपेमेंट नहीं चाहिए, 2 साल के लिए रिपेमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने सारे रिमूव कर दिए हैं कि आप जो भी लोन ले रहा है और रिपेमेंट नहीं भी कर रहा है, वो ही विल नॉट गो इनटू द बैंक्रप्सी कोर्ट। वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबको दो। ऑलराइट, सो रिजर्व बैंक हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अब आप डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब, अब जुलाई में क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, सितंबर में क्या होगा, दूसरी बात है। देखिए, उनको गवर्नमेंट नाउ मस्ट टेक द मनी ऑन पुअर आदमी को, पहले उनको खाना के लिए चाहिए, दैट्स ऑल। एग्रीकल्चर के लिए हार्वेस्ट आ रही है, तो उनके काम के लिए, और यू मस्ट मूव द गुड्स इनटू द मंडीज। अब जून में जो डिस्कस होगा, पहले तो आप जान तो अपना बचाइए। ये कोविड चल रहा है अप्रैल मई में। डोंट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट के अप्रैल मई में सब इंडस्ट्री भी खोल दे, ये भी दे दे, स्टिमुलस भी दे दे, सब कुछ दे दे, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, जो मई और जून में करना है उसके ऊपर दूसरा डिस्कशन होगा, और जो कह रहे हैं वल्लभ भाई, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट इज फुली अवेयर। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास दिहाड़ी पैसा है, भाई साहब सब खर्च कर दीजिए 2 महीने में, उसके बाद ठंडन गोपाल हो जाएंगे। ऐसा भी कोई देश नहीं है दुनिया में। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सब लोग मांग रहे हैं। You answer that question first. RBI has it done a good job or not? First you have to say, is RBI done a good job or not? जी, सुनील जी बहुत जानकार। Then we'll discuss what we have to do. प्लीज, सुनील जी बहुत जानकार आदमी है। मेरा इनसे यही सवाल है, आपने कहा एमएफआई को, एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लिक्विडिटी दे। सुनील जी, अगले 2 महीने मैं कौन सा आदमी जाके लोन ले रहा है, मुझे उस आदमी का नाम बताओ और मुझे फोटो दिखाओ उस आदमी की जो जाके लोन ले रहा है। नंबर 1 बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी जवाब सुनूंगा। नंबर 2, आप कह रहे रिजर्व बैंक, मुझे बोलने दीजिए। सुनील जी बीच में मत बोलिए, सुनील जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँ। फिर सुनील जी, आपने कहा कि जून जुलाई में क्या करना चाहिए। रिजर्व बैंक क्यों नहीं जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट देता? ये रिजर्व बैंक ने आज तक दिया। आज मार्केट पूरा आस लगा के बैठा था कि भारत की जीडीपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगा, उसके ऊपर भी चुप। आप कह रहे हैं बैंकों को, आप कह रहे हैं लिक्विडिटी दे रहे हैं हम बैंकों को। अरे कौन सा आदमी बैंकों के पास जाके लोन लेगा? मैं ताली नहीं पीट सकता। आप लोगों के बैंक। ओके गौरव वल्लभ, बात समझ में आ गई। ओके गौरव वल्लभ, बात समझ में आ गई। गौरव वल्लभ रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं, ये इस तरह का झुंझुना मत दीजिए। गौरव वल्लभ रुकिए ना, एक सेकंड। अभी तो कल राहुल गांधी ने कहा, आप भूल गए कि अभी इस वक्त आपको सरकारों की टांग नहीं खींचनी है। हालांकि ये उनके शब्द नहीं थे, पर लब्बो लुबाब जो था वो यही था। और अभी आप कह रहे हैं, नहीं आप जवाब लीजिए ना। नहीं जवाब लीजिए। आपने जो सवाल पूछा है, आरबीआई मैं टांग नहीं खींच रहा, जवाब देना। मैं सरकार को कह रहा हूँ कि आपको ये पैसा एमएसएमई के लिए देना चाहिए। आपको ये पैसा रबी के आउटपुट की एमएसपी को खरीदने के लिए देना चाहिए। सर, ये एमएसएमई एसआईडीबीआई क्या है सर? लघु उद्योगों को राहत इसी से तो मिलेगी सर। 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अरे रुबिका जी, वो लोन देगा तो राहत मिलेगी। आपको लगता है कि एमएसएमई जाके सिडबी से रिफाइनेंस करा लेगी? मेरे को चलिए भाई ठीक है, आप कह रहे हैं लोन कौन लेगा? आप कह रहे हैं लोन कौन लेगा? महेश गुप्ता जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आप उद्योगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। महेश गुप्ता जी। हाँ, बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। हाँ प्लीज। हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सरकार के पैकेज में मान लेते हैं पूरी राहत नहीं मिलती। मेरे पास पैसा शॉर्ट है सैलरी देने के लिए, मेरे पास पैसा शॉर्ट है, मैं काम नहीं चला पा रहा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे लोन तो चाहिए।
बाजार में तो कोई लोन नहीं देगा तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक वालों से पूछूंगा भाई मुझे लोन दीजिए। उस वक्त अगर बैंक के पास कैपेसिटी होगी लोन देने की तो वो देगी। तो उस लिहाज से आरबीआई ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम। गौरव वल्लभ, आप जानते हैं ना महेश गुप्ता जी को, सीएमडी है कैंटारो के। अरे मैम इनको जानता हूँ, हेमा मालिनी इनके ब्रांड एम्बेसडर ये भी जानता हूँ, तो और इनका अच्छा प्रोजेक्ट ये भी जानता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का सम्मान करता हूँ, सुधांशु जी का सबसे ज्यादा करता हूँ और भारत सरकार का इन तीनों से ज्यादा करता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत आज ये नहीं है कि लिक्विडिटी दी जाए, जरूरत ये है कि लिक्विडिटी लोगों के खाते में दी जाए। ये कह रहे हैं हम बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ा रहे, मैं कह रहा हूँ पीएम किसान के खातों की लिक्विडिटी बढ़ाओ, एमएसएमई के एम्प्लॉइज के खातों की लिक्विडिटी बढ़ाओ, तरलता वहां बढ़ाओ। गौरव वल्लभ, मैंने दो महेश गुप्ता जी कैंटारो के सीएमडी हैं, उनसे भाई नौकरी आप दे रहे हैं, सैलरी आप उद्योग चला रहे हैं। गौरव वल्लभ जो उद्योग चला रहा है उन्हीं की जुबानी मैंने आपको बता दिया कि इस पैकेज का क्या असर पड़ सकता है। आप भी मानने को तैयार नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जी आप बताइए, मैं आज का अखबार की एक न्यूज बताता हूँ, 90% एमएसएमई ने मार्च महीने की सैलरी नहीं दी है, आप पढ़िए। हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज इसी मेन बिजनेस। गौरव वल्लभ वही बात तो समझा रहे महेश गुप्ता, सुनील अलग आपको कि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी लोन देने के काम आएगी। मतलब महेश गुप्ता जी सुधांशु त्रिवेदी जी ये समझा रहे हैं, महेश जी सुनील जी ये कह रहे हैं कि लोन लेकर सैलरी देगी एमएसएमई। तो फिर कैसे करेंगे बताइए मुझे, तो कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए ना। आप कैसी, आप हवा में बातें कर रहे हैं गौरव वल्लभ, कैसे करेंगे? डिमांड है नहीं, डिमांड है नहीं, सप्लाई अभी रुकी हुई है, कैसे करेंगे आप, कहाँ से जनरेट करेंगे? मैम उनको डायरेक्ट सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके खाते में तरलता डालनी पड़ेगी, बैंकों को तरलता देने की जरूरत नहीं है। देखिए गौरव जी, मुझे समझ में नहीं आता है, अर्थशास्त्र के आप इतने बड़े ज्ञाता हैं कि आपने कहा कि आरबीआई ने तो प्रोजेक्शन नहीं दिया, उन्होंने आईएमएफ का प्रोजेक्शन दिखाया। तो आईएमएफ का प्रोजेक्शन आपको झुंझुना लगता है? जिस आईएमएफ में डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री या आप तय कर लीजिए दोनों लोग। दूसरी बात, आपने कहा कि एमएसएमई को सैलरी देनी थी, सारी बात मैंने मान ली। आज तो भारत में बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जो सैलरी पे काम ही नहीं करता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ओला उबर के 99% ड्राइवर ओला उबर के एम्प्लॉय नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, बदले में अपना पोर्शन लेते थे। अब बताइए, जब पूरी एक्टिविटी ठप है, वो तो बेचारे सैलरी के बाहर हो गए, अगर आप कह रहे हैं सैलरी नहीं देना चाहिए। अब आप बताइए, भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करने वाला सेक्टर कौन? कृषि। 60% से अधिक जनसंख्या कृषि से संबंधित है, जीडीपी में योगदान है 16 से 17%। अब आपके हिसाब से यदि सैलरी दी जाए तो उनकी 16-17% सैलरी में 66% लोगों का काम चल जाएगा क्या? इसलिए यहां आवश्यकता है कि नीड के अनुसार दिया जाए, जैसी आवश्यकता है जिसको उसको आवश्यकता उपलब्ध कराई जाए। इस समय ये नहीं देखना है कि वो किस कंपनी में एम्प्लॉयड है, किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, नहीं, इस समय सबको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करानी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो आप बात कह रहे थे, तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे बोला। मैं जवाब का देना चाहता हूँ। अब सुधांशु जी, क्या हम ये कहते हैं कि रिजर्व बैंक अपने एस्टीमेट नहीं करेगा, आईएमएफ से ही एस्टीमेट लेगा? क्यों नहीं? आईएमएफ अगर बेकार है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए, ऐसे बीच में मत, इसमें बीच में मत। एक प्रश्न पूछा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, रिजर्व बैंक अपने ग्रोथ प्रोजेक्शन क्यों नहीं देता? पार्कवे ने जब 0% ग्रोथ की बात करी, क्या आप उसको भी मान लेंगे कि आईएमएफ से ही मानेंगे? एडीबी ने आपकी 1.2% की थी, क्या आप इसको मानेंगे कि आईएमएफ को मानेंगे? देखिए, देश को भ्रमित मत कीजिए। नंबर 2 बात, एमएसएमई में 11 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है,
रुबिका जी 11 करोड़, और एक आदमी के परिवार में 4 लोग माने तो 44 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए एमएसएमई सेक्टर पर निर्भर है, और 90% एमएसएमई ने मार्च महीने की तनख्वाह नहीं दी है। ये बड़े बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो जब तक आप उनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी बात सुनिए ना गौरव वल्लभ, मैं समझ गई आप कह रहे हैं कि बहुत रुबिका जी, मैं एक ऐड कर दूं। 11 करोड़ लोग आजीविका के आधार पे कहा है, मैं दावे से कहता हूं उसमें 2 करोड़ लोग भी डायरेक्ट एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तो बेचारे 9 करोड़ कैसी बात है सर। मैं यहाँ अगर अभी किसी का यकीन करूंगी तो वो महेश गुप्ता का करूंगी, सुनील अलग का करूंगी, इसलिए क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में काम कर रहे हैं वो, तनख्वाह दे रहे हैं वो, संसाधनों का जुगाड़ जिसे कहते हैं ना आम भाषा में, वो कर रहे हैं महेश गुप्ता जी और सुनील अलग जी। तो एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि सैलरी एमएसएमई की तरफ से नहीं मिली है। अब वो सैलरी महेश गुप्ता की बातों पर मैं यकीन करूं तो वो सैलरी महेश गुप्ता जी कहां से लेकर आएंगे पैसा, क्योंकि डिमांड तो है नहीं, सप्लाई वो कर नहीं सकते, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। सुनिए ना गौरव वल्लभ, तो वो क्या करेंगे, वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक से लोन लेंगे, और वो लोन जो है सैलरी वितरण में इस्तेमाल करेंगे। आप कह रहे हैं भाई लोन लेने कोई जाएगा ही नहीं, बैक टू जीरो आ गए आप। मैं जवाब दे देता हूँ रुबिका जी, कोई भी बैंक सैलरी देने के लिए डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये दोनों को भी पता। और गुप्ता साहब और सुनील साहब से मेरी बात तो नहीं, मैं एक लाइन नहीं समझ गई ना सर, गौरव वल्लभ एक लाइन मेरी बात, आप सवाल 2 मिनट का पूछते, आंसर आधा मिनट तो देने दीजिए, क्योंकि आप घूम फिर कर एक बात पर आएंगे गौरव वल्लभ, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ। हाँ चलिए रखिए 30 सेकंड। गुप्ता जी और सुनील साहब है ना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट चलाते हैं मैम, ये छोटी औद्योगिक इकाइयां नहीं चलाते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिन छोटे छोटे सप्लायर से ये इनपुट खरीदते हैं उनके बारे में बोलेंगे तो ये आपको सही बात बोल देंगे, क्योंकि ये बड़े लोग हैं मैम, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सुनील साहब से कि क्या एविएशन सेक्टर में, इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। गौरव वल्लभ, मुझे लगता है आपके सवाल में दम है, आप इस सवाल का जवाब तो 2 ही लोग दे सकते हैं ना सर, जो बिजनेस कर रहे हैं वही दे सकते हैं ना। महेश गुप्ता जी देंगे, सुनील अलग देंगे। एक उद्योगपति हमारे साथ बैठे हुए हैं या फिर जो बिजनेस जगत से ताल्लुक रखते हैं कि भाई आप तो जैसे कैंट आरो के सीएमडी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, गौरव वल्लभ उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर छोटी कंपनी वालों को कितनी दिक्कत होगी। महेश जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल है इस वक्त हम लोग जो जिसके थ्रू पास हो रहे हैं। एक छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, ऑर्गेनाइज्ड उद्योग, अनऑर्गेनाइज्ड उद्योग, सबके लिए बहुत तकलीफ का समय है। इसको पहले समझना पड़ेगा हमको। इंडिया में सिर्फ 22% ऑर्गेनाइज्ड लेबर है और बैलेंस लेबर अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर यूएसए में चले जाएंगे तो 99% ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। तो प्रॉब्लम खाली इंडस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे देश के अंदर है। एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसको भी अपने वर्कर्स को तनख्वाह देनी है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी बिजनेस लोग करते हैं उनके कुछ ना कुछ बैंक के लोन होते हैं जो बैंकों से वो लोन लेते हैं। सबसे पहले एक जो आदमी अपना बिजनेस चला रहा है उसके पास पीछे से पैसा नहीं आ रहा, जहाँ वो सेल करता है या जिसका सर्विस करता है वो, तो उसके पास 2 ही उपाय बचते हैं। या तो उसके पास अपनी नकदी है, उसके पास कैश रिजर्व्स हैं, उसमें से तनख्वाह देगा वो। अगर उसके पास कैश रिजर्व नहीं है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता कि सबसे पहले बैंक के पास जाए। और बैंक को ये अच्छी बात थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पहला जो ट्रांच दिया था उसमें 10% क्रेडिट लाइंस को एक्सटेंशन करने की उन्होंने परमिशन दी थी। तो हमें 10%, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का लोन की लिमिट थी, उसको 1,10,000 की लिमिट बन के 10,000 रुपये का लोन तो बहुत आसानी से मिल ही जाएगा, पहली वाली उससे। और अब दूसरी जो एक ये राहत मिली है, इसमें मैं समझता हूँ और अनाउंसमेंट होगी और ज़्यादा लिमिट मिलेगी, उसका इस्तेमाल करेगा। एक कोई भी यूनिट है अपने एम्प्लॉयज़ को निकलने नहीं दे सकता कि चले जाओ। एक ट्रेनिंग करके, सिस्टम करके लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। दूसरे एकदम ट्रेनिंग आप लड़कों को एम्प्लॉय को नहीं कर सकते कि कहीं से भी आप दिहाड़ी पे लोगों को ले आएंगे। आप इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं कि आप अपने आप जो अपने कर्मचारी हैं उनको ना निकालें, लेकिन आज उनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे कितने सारे मैसेजेस आए हैं
सुधांशु जी, इसका जवाब आपको भी देना और सुनील जी मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। उन लोगों के लिए क्या जिनको नौकरी से बिल्कुल बस ऐसे निकाल दिया जा रहा है, ग्रुप्स के ग्रुप निकाल दिए जा रहे हैं और उनके पास अब कोई चारा नहीं है, उनके लिए किसी तरह का कोई समाधान तो सरकार निकालेगी। मैं सवाल को बहुत छोटा करूंगी सुधांशु जी, क्योंकि वक्त की कमी, मैं चाहती हूँ जवाब पर वक्त लगे। नौकरियां ना जाएं, किसी की हिम्मत ना हो नौकरी लेने की, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जो आपने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 78% लोग हैं, उनकी नौकरी का आधार क्या होगा? जब कोई कागज नहीं है तो एम्प्लॉयर से कागज मांगेंगे, एम्प्लॉयर कागज नहीं देगा, आप एम्प्लॉयर को पैसा दे देंगे, वो पता चला 10 की बजाय 20 लोग खड़े कर लेगा और अपने लोगों को पैसा दे देगा। डायरेक्ट आप पर्सन से मांगेंगे तो उसको कंपनी से सर्टिफिकेट लेना होगा, जो उसके पास नहीं देगी कंपनी। इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसे सारे लोगों के लिए जरूरी है कि उनको जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कागजी मैटर में सरकार इस समय पड़ेगी तो व्यवहारिक दृष्टि से यहां पर न वेरिफिकेशन संभव हो पाएगा, न उनको दे पाना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सरकार तमाम चीजें सीधे लोगों के अकाउंट में दे रही है, जरूरत पड़ी तो और अधिक मात्रा में भी धन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उनके लिए सुधांशु जी? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए तो अभी गुप्ता जी ने बताया, सरकार भी कह रही है उद्योगपतियों से कि उनकी सैलरी ना काटे, उसमें जो व्यवस्था होगी वो सरकार उद्योगों को सहयोग करेगी ताकि उनको अपने यहाँ कटौती ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं एक स्ट्रॉन्ग आंसर ढूंढ रही थी, मेरे पास वक्त की कमी है। महेश गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सुनील अलग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया सीधा सवाल के साथ जुड़े रहने के लिए, और गौरव वल्लभ आपका भी। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं? ये बुरा दिन है, चला जाएगा, बुरे दिन हैं, बीत जाएंगे, लेकिन अच्छे दिन जल्दी आएंगे।